नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह न्यूज का अड्डा पर आपका स्वागत है। बात करते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार के बारे में बात करने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल म्यांमार में हाल ही में 1 फरवरी को सेना ने तख्ता पलट करके वहाँ की सरकार पर कब्जा कर लिया है। वहाँ संसद पर कब्जा कर लिया। जो वहाँ की स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की समेत कई सारे राजनीतिक दलों को अरेस्ट कर लिया गया है। 1 साल के लिए आपातकाल का ऐलान किया गया है। सेना ने कहा है कि 1 साल बाद वह दोबारा से चुनाव कराएगी और उसके बाद जो भी पार्टी जीतती है उसे सत्ता दे दी जाएगी। हालांकि ये दी जाएगी नहीं दी जाएगी वो सेना के हाथ में है, लेकिन इसका विरोध जो इंटरनेशनल लेवल पर है वो बहुत ही कड़ा हुआ है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी, फ्रांस वगैरह ने भी अपना अपना कमेंट किया, लेकिन जो पड़ोसी है चीन, उसका रुख इस मामले में थोड़ा सा अलग रहा। चीन ने इसे सैन्य तख्ता पलट के बजाय कैबिनेट में फेरबदल बताया। उसके पीछे भी कई वजह हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल नवंबर 2020 में म्यांमार में जनरल इलेक्शन हुए थे, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन होते हैं उसी तरीके से। तो जिस तरीके से लोकसभा में मोदी जी जीत के आए थे 350 सीटें, 350 सीटें, तो ठीक उसी प्रकार से म्यांमार में आंग सान सू की पार्टी भी जीत कर आई पूर्ण बहुमत के साथ। तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी वहाँ अपोजिशन यूएसपीडी, जिसको सेना का समर्थन भी हासिल है, तो उसने ये आरोप लगाया कि ये जो सरकार है इसने चुनाव में धांधली की थी और इसी वजह से इसने जीत हासिल की। लेकिन वहाँ का इलेक्शन कमीशन उसने ये कहा कि नहीं, चुनाव में धांधली नहीं हुई थी, जिसके बाद से ही मतलब सेना और इलेक्शन कमीशन सरकार के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। और फाइनली जब 1 फरवरी को ये एक्सेप्ट कंफर्म होना था कि सरकार जीत चुकी है और अब इसको दोबारा से ये सत्ता में आ रही है, उसी दिन सेना ने संसद पे कब्जा कर लिया। आंग सान सू की समेत तमाम बड़े राजनीतिक नेताओं को सबको अरेस्ट कर लिया गया। इससे पहले देश में 1962 से 2011 यानी करीब 50 साल तक सैन्य शासनकाल रहा था, लेकिन आंग सान सू की के संघर्ष के कारण ही देश में डेमोक्रेसी की वापसी हुई थी। दरअसल आंग सान सू की ने 14 साल तक, मतलब जब वो इसके लिए संघर्ष कर रही थी डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश में लागू करवाने के लिए, तो उन्हें नज़रबंद कर दिया था और 14 साल तक वो अपने घर में ही हाउस अरेस्ट रही। बाद में 2011 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, चुनाव हुए, वहाँ आंग सान सू की पार्टी पूर्ण बहुमत से आई। लेकिन 11 साल बाद 2021 में एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हो गया, सेना ने कब्जा कर लिया सत्ता पर। अब सेना का कहना है कि 1 साल के लिए है, लेकिन बहरहाल कब तक चलेगा कोई नहीं जानता है। जो म्यांमार आर्मी के जनरल हैं मिंग ऑन हलाइंग, दरअसल इनके अपनी राजनीतिक पहुंच बहुत बड़ी है। वैसे तो इनका 2 बार फेल हो चुके थे आर्मी में जाने के चक्कर में, लेकिन तीसरी बार एनडीए के जरिए घुसने में कामयाब रहे आर्मी में। और धीरे धीरे चूँकि राजनीतिक पकड़ अच्छी थी तो बहुत तेज़ी से इन्होंने ग्रो किया और ये म्यांमार की सत्ता के शीर्ष, मतलब सैन्य सत्ता के शीर्ष पर जा पहुँचे और वहाँ के जो आर्मी के कमांडर इन चीफ का पद इनके पास आ गया। अब बात करते हैं म्यांमार की आर्मी और चीन, दोनों के बीच में लंबे समय का एक बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा है। तो चीन ने म्यांमार में बहुत निवेश भी किया है, अरबों डॉलर का निवेश किया है उसने। भारत को घेरने के लिए चीन जो है म्यांमार और बांग्लादेश से सटा उसका जो तटवर्ती इलाका है वहाँ पे एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, बंदरगाह बना रहा है, ताकि भारत तक उसकी पहुँच हो सके, भारत को घेरा जा सके। वो भी डेवलप कर रहा है, उसमें उसने बहुत बड़ा निवेश किया है। और कहा ये जा रहा है कि ये जो है ये निवेश चीन का दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ओबोर परियोजना के बाद। शायद यही वजह है कि चीन और म्यांमार के बीच बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे बनिस्बत भारत के भी हैं। भारत की कूटनीतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध भी म्यांमार से रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अखंड भारत वाला
जो हमारा अखंड भारत था तो वो म्यांमार और इधर इंडोनेशिया तक फैला हुआ था पूरा। तो इस तरीके से हमारा एक कल्चरल रिलेशनशिप रहा है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कल्चर कोई मायने नहीं रखती। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है तो केवल और केवल व्यक्ति विशेष मतलब कंट्री विशेष का हित मायने रखता है। जैसे आज अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन हो सकता है कि कल ना हो। वजह साफ है, जब तक भारत अमेरिका से वेपन्स ले रहा है, हथियारों की डील कर रहा है, अच्छे व्यापार संबंध है, तब तक रिलेशंस अच्छे हैं। जिस दिन व्यापार कम हो जाएगा रिलेशंस बेकार हो जाएगा। लाइक चाहे रशिया के साथ भारत की इस समय उतनी अच्छी नहीं बैठ रही है। तो ठीक उसी प्रकार से इंडिया और म्यांमार के बीच भी है, और म्यांमार और चाइना के बीच ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि म्यांमार की आर्मी को चाइना वेपन सप्लाई करता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी 2017 के आसपास जो है वहाँ पे म्यांमार में हमारी इंडियन आर्मी ने बड़ा ऑपरेशन चलाया था उल्फा उग्रवादियों के अगेंस्ट में, और घुस के मारा था म्यांमार में, घुस के। एक तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक थी पहले, जिसके बाद जो है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का भी बयान स्टेटमेंट आया था। उन्होंने गीदड़ भभके देते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान को म्यांमार न समझे, हमारे पास परमाणु बम है, हम परमाणु शक्ति संपन्न है। जिसके बाद उरी की घटना हुई और मोदी जी का दिमाग हो गया थोड़ा सा आउट, और उन्होंने भेज दिया, बोले जाके दिखा के आए इनको भी कि होता क्या है एक्चुअली में सर्जिकल स्ट्राइक। और इंडियन पैराट्रूपर्स गए और ठोंक के चले आए, और सारे के सारे परमाणु बम धरे के धरे रह गए उनके। बहरहाल बात कर रहे थे म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार के बारे में यही है कि वहाँ पे चीन का ज़्यादा निवेश है, और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए भारत को, जो मोदी जी को चाहिए कि वो भी म्यांमार में निवेश ज़्यादा बढ़ाएं, न केवल वहाँ पे निवेश बढ़ाएं, बल्कि जिस तरीके से चीन नए नए पोर्ट्स बना रहा है तो भारत को वहाँ पे विनिवेश करना चाहिए। वजह है इससे हमारा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत ये हम कूटनीतिक तौर पर जो चीन हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, हम उसको उल्टा घेर सकते हैं, उसको टैकल किया जा सकेगा। क्योंकि सब जानते हैं कि म्यांमार में पोर्ट बनाने के पीछे चीन की मंशा यही है कि वो भारत के और करीब पहुंच जाएगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। अब बात करते हैं, इससे पहले जो है 2017 के करीब आसपास म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का भी बड़ा अत्याचार था। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भी म्यांमार आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था, जिसको लेकर आंग सान सू की के अगेंस्ट में भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे। उनको जो नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था उसे वापस लेने की बात भी की गई थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाई रोहिंग्या मुसलमान जो हैं हमारे यहाँ आतंक फैलाते हैं। उन्होंने हमारे यहाँ एक महिला का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, और भी कई सारे बौद्धों को मार मार के ज़मीन में दफना दिया था। इसलिए इन्हें निकालना ज़रूरी है, और म्यांमार की आर्मी ने एक्शन लिया था इसके अगेंस्ट में। अब अगर आंग सान सू की के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आंग सान सू की का भारत से बड़ा लगाव रहा है। दरअसल वो भारत में ही पली बढ़ी हैं, उनकी शिक्षा जो है ग्रेजुएशन भारत में ही हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो लेडी श्री राम कॉलेज है ना, वहाँ से उन्होंने बीए किया था पॉलिटिकल साइंस में। इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड चली गए, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पढ़ाई की। उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी दिया गया है। इसलिए भारत से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। जब तक वो थी तब तक अच्छा संबंध था। अभी आर्मी आ गई है, सैन्य शासन काल की शुरुआत हो गई, इसलिए भारत को सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।